सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। आज हम पाठ 1 पढ़ने के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पाठ 6 नाम है केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के बारे में हम आज इस पाठ में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये भाग 1 है पाठ 6 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार का अर्थ, सरकार किसे कहते हैं? तो इस बात को देखते हैं तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। यानी राज्य जो होता है, राज्य वो अमूर्त और अदृश्य होता है। जब इस अमूर्त और अदृश्य संस्था को जब मूर्त रूप प्रदान किया जाता है तो वो मूर्त रूप जो प्रदान करता है, वो जो संस्था होती है, उसको हम सरकार कहते हैं। किसे कहा जाता है कि राज्य की अमूर्त अवधारणा या अदृश्य अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था या इकाई को सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा शक्ति को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। यानी राज्य जो है वो सरकार के माध्यम से ही अपनी इच्छा शक्ति और अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है और उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें रास्ते पर लाती है। यानी सरकार के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती राज्य की, क्योंकि राज्य के उस भूभाग में, एक निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों के लिए सरकार ही कानून बनाती है, उसका पालन करवाती है और पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करती है। एक परिभाषा है गार्नर के अनुसार सरकार किसे कहते हैं। गार्नर कहता है सरकार वह अभिकरण है, यानी वह इकाई या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं ये देखें हम। तो सरकार के प्रमुख हम तीन प्रकार के प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। तो हम इस लेसन में शुरुआत में हम इन तीनों के बारे में अलग अलग रूप से हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। यानी हमारा पहला जो इस पाठ का पहला भाग जो है वो सरकार के अंगों पर निर्धारित है। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं व्यवस्थापिका के बारे में कि व्यवस्थापिका क्या होती है। तो व्यवस्थापिका को देखा जाए तो सरकार के 3 अंगों में से व्यवस्थापिका प्रथम अंग है, यानी भारत की संसद। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पे हुआ है। कौन कौन से 2 स्तर हैं? एक संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका में संघीय संसद आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, और राज्य व्यवस्थापिका में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है? संसद का नाम दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 79 कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदन से मिलकर होगा, जिनके नाम किस प्रकार से होंगे? लोकसभा व राज्यसभा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे? संसद। बात यहाँ ये ध्यान देने की है कि ये व्यवस्था जो है संसद की, वो संविधान के अनुच्छेद 79 में की गई है। और जब तीनों मिलते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनको हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? संसद। 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति हो गया।
अब हम इसमें सर्वप्रथम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, इसको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा की बात की जाए तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जो आम जनता से प्रत्यक्ष रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। जनता द्वारा जो निर्वाचित होते हैं लोकसभा सदस्य, वो लोकसभा में ही बैठते हैं। लोकसभा सदस्य कितनी संख्या होगी, मिनिमम कितनी हो सकती है और कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो उसके बारे में देखें तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 यानी 1987 गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन इसमें कर सकेंगे। कहने का मतलब है पहले 500 थी, 1987 के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसको कर दिया गया 552 में से 530 सदस्य तो राज्यों से चुन के आते हैं और 20 सदस्य जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली अर्ध राज्य जैसे चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन दीव है, दादरा नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से 20 सदस्य अधिकतम आ सकते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति होता है जिसका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिल पाता, तो उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय का अपन बाद में कहीं जिक्र कर लेंगे, इसमें थोड़ी विस्तार से बताना पड़ेगा। वो अंग्रेज़ जो भारत में आए थे, भारत से गए नहीं। और छोटी सी बता दूं, वो अंग्रेज़ जो भारत में आए थे 1947 से पूर्व, या फिर उनके दादा पोता या फिर पीढ़ियों का होता है, शादी का होता है, इसमें उसको आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन की बात की जाए तो किस प्रकार से निर्वाचन होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वह भारत के नागरिक जिनकी आयु अवस्था 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उनको मतदान देने का अधिकार है, उसी को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुन के लोकसभा में आता है, इसलिए इसको एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ें तो लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या है, क्या योग्यताएं हो सकती हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किया। लाभ का पद मतलब 2 पदों पे नहीं होना चाहिए। ये लाभ के पद की परिभाषा अलग अलग हर राज्य में अलग कर देते हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है, लेकिन एक पद को उसको त्यागना पड़ेगा चुनने के बाद। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। ये 4 मुख्यतः इसकी योग्यता होती है सदस्य के चुनाव लड़ने की। अब लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल देखें तो लोकसभा का कार्यकाल मैक्सिमम जो अधिकतम होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से कम कितना ही हो सकता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है आज़ादी के बाद। अधिवेशन यानी सत्र जिसमें लोकसभा के सदस्य बैठ के प्रमुख विधेयकों, प्रमुख प्रश्नों पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो उसको कहते हैं अधिवेशन, जो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये राज्य की विधानसभाओं पर भी लागू होता है, तो बस वहाँ राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कहा जाता है।
और 2 सत्र के बीच, 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को उससे पहले अधिवेशन बुलाने ही पड़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो प्रमुखतः 2 पदाधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। जो 500 चुन के जाते हैं, 543 सदस्य, वो ही चुनाव करते हैं अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। यह अनुच्छेद 93 भारत के संविधान का कहता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको उनको फॉलो करना पड़ता है। यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व उस पदाधिकारी को, उस अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी उससे पहले। उसके बाद प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जाता है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश के लोक सदन के अध्यक्ष को प्राप्त हैं, यानी ब्रिटिश के लोक सदन से ये चीज़ें ली गई हैं। तो अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां देखते हैं। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी, प्रवर समितियाँ, सिलेक्टेड कमेटी। अध्यक्ष नियुक्त करता है इनके सबको। इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, क्योंकि धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है सर्वप्रथम, तो वो तय कर लेता है लोकसभा अध्यक्ष की ये धन से संबंधित है या नहीं है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।